आज की डिक्टेशन से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। रेडी, स्टार्ट। अब जब यह स्पष्ट हो गया है कि पुंछ में सेना के वाहन पर किया गया हमला आतंकियों की करतूत है, तब फिर आवश्यक केवल यह नहीं है कि उसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईपी करे, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि हमला करने वाले आतंकियों तक पहुंचा जाए। इन आतंकियों तक पहुंचने के साथ उनके समर्थकों और उनके आकाओं पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे हमले तभी होते हैं जब आतंकियों को स्थानीय स्तर पर सहयोग और समर्थन मिलता है। यह चिंताजनक है कि आतंकी संगठन कश्मीर के बाद जम्मू क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ समय में वे जम्मू संभाग में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। स्पष्ट है कि जैसे कश्मीर घाटी में आतंकियों के सफाये के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वैसे ही जम्मू संभाग में भी चलाया जाए। ऐसे किसी अभियान को सफलता तब मिलेगी जब आतंकियों को शरण देने और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। चूँकि पुंछ में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन से जुड़े एक आतंकवादी गुट ने ली है, इसलिए इसमें संदेह नहीं रह जाता कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान भले ही बदहाली से ग्रस्त हो, लेकिन वह कश्मीर को अशांत रखने से बाज नहीं आ रहा है। वह तब तक बाज आने वाला भी नहीं जब तक वह उस आतंकी ढांचे को पोषित करने की कीमत नहीं चुकाता जो जम्मू कश्मीर में भारतीय हितों पर चोट करता रहता है। चूँकि पाकिस्तान में आतंकी ढांचा पहले की तरह कायम है, इसलिए सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश होती ही रहती है। हैरानी नहीं कि पुंछ में हमला करने वाले आतंकी सीमा पार से ही आए हों। पुंछ में हुए जिस आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों को बलिदान देना पड़ा, उससे सेना को यह सबक सीखने की भी आवश्यकता है कि सैनिकों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही घातक हो सकती है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए इसका कोई औचित्य नहीं कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने भारत आ रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अवगत की जाए या फिर उनके द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की जाए। भारत को अपने इस रुख पर कायम रहना चाहिए कि पाकिस्तान जब तक आतंकी संगठनों को पालने पोसने से बाज नहीं आता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वैसे भी पाकिस्तान इस समय जिस दयनीय दशा से दो चार है, उसमें उसे तो भारत की आवश्यकता है, लेकिन भारत को उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान जब तक शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहता है, तब तक उसके प्रति कहीं कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इसके बजाय यह देखा जाना चाहिए कि उसे सबक कैसे सिखाया जाए। व्यस्त दैनिक जीवन में हम सब कुछ अपनों को ही ध्यान में रखकर सोचते विचारते हैं और करते हैं। उस पृथ्वी को भूल
जाते हैं जिस पर हमारा यह जीवन यापन हो रहा है और हमारी बदलती जीवन शैली के कारण इसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जबकि भारतीय चिंतन परंपरा में प्रकृति के सभी तत्वों को प्राथमिकता मिलती आई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच महाभूत जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वनस्पति, जल, अंतरिक्ष और पृथ्वी को लेकर वैदिक चिंतन में प्रकृति की महिमा का बड़ा बखान किया गया है। वर्ष की चक्र की एक यज्ञ के रूप में कल्पना करते हुए ऋग्वेद में वसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म ऋतु को समिधा, शरद को हवि कहा गया है। पृथ्वी पर वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य साथ साथ रहते आए हैं। वे सहजीवी रहे हैं। सहजीवन में आदान प्रदान होता है और परस्पर निर्भरता को पहचानते हुए प्रकृति की रक्षा भी की जाती है। प्रकृति माता की भांति पूज्य है। वेद में भूमि को माँ और स्वयं को पृथ्वी की संतति कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी वया। पृथ्वी के प्रति आभार का सहज भाव भारतीय समाज में रहा है। प्रकृति के विभिन्न पक्ष ईश्वर के प्रत्यक्ष शरीर कहे गए हैं। पीपल, नीम और वट के वृक्षों की पूजा की प्राचीन परंपरा रही है। प्राणवायु देने वाले वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विभिन्न वनस्पतियों के औषधीय गुणों को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान मिला है और वृक्षायुर्वेद एक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। नदी, वृक्ष और पशु पक्षी मिलकर पारिस्थितिकी का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी की संतुलन में इनका समान महत्व है। लोकमानस में अभी भी गीतों, कथाओं, जीवन संस्कारों, लोकाचारों, रीति रिवाजों तथा उपासना के यज्ञादिक कृत्यों में विभिन्न पौधों और वृक्षों की जीवंत उपस्थिति बनी हुई है। आम्रपल्लव, दुर्वा और तुलसी दल के बिना पूजा विधि पूरी नहीं होती। गंगा जैसी नदियों को भी शादी विवाह जैसे अवसरों पर न्योता देने की प्रथा है। इनमें स्नान कर पुण्य लाभ कमाने का आकर्षण अभी भी बना हुआ है। कुंभ की परंपरा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति के प्रति आकर्षण का एक आधार यह भी है कि नैसर्गिक परिवेश का सौंदर्य आत्मिक तृप्ति देने वाला होता है। सागर, वन, झील, पर्वत, वृक्ष और नदी के संगत हमारे आध्यात्मिक जीवन, सृजन और सामुदायिक जीवन को समृद्ध बनाती है। उसका स्वाद लेने के लिए लोग दुर्गम स्थानों की यात्रा करते नहीं थकते। इतिहास से पुष्टि होती है कि नदियाँ पूरे विश्व में मानव सभ्यता की जननी रही है। उन्हीं के निकट संस्कृतियों के विकास की गाथाएं लिखी जाती रही हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों को संग्रह कर उपभोग किया जाता रहा, परंतु बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के साथ संसाधनों के असीमित उपयोग की लालसा बढ़ी। अंग्रेजी उपनिवेश के दौरान अनेक अपने हितों के लिए जंगलों की कटाई और खनन का दौर शुरू हुआ और प्राकृतिक संपदा का घोर शोषण आरंभ हुआ। नवीनीकरण और बांधों का निर्माण आज भी जारी है। यह दुखद है कि पर्यावरण जैसे गंभीर प्रश्न के साथ भी प्रतीकात्मक ढंग से व्यवहार किया जाता है।
पर्यावरण की शुद्धता और स्वच्छता का सवाल जीवन से जुड़ा है, परंतु सत्ता और कॉरपोरेट दुनिया की मिलीभगत के बीच जल जीवन और जंगल पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। प्रकृति भक्षी दृष्टि के चलते पारिस्थितिकी असंतुलन के फलस्वरूप अब आए दिन अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, अकाल और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संकट छाए रहते हैं। प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, जैव विविधता घट रही है। आधी सदी से कम समय में पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों में औसतन 68% कमी आई है। जैव विविधता स्टॉप।